अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पिछले टॉपिक से रिलेटेड यानी क्वांटम नंबर से हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 3 पहले वाले जो थे ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से डिराइव हुए थे, जबकि ये वाला स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये इंडिपेंडेंटली डिराइव हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है जिस तरह ज़मीन स्पिन कर रही है अबाउट इट्स एक्सेस, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करते हैं अपने एक्सेस के गिर्द। अब ये स्पिन जो है 2 टाइप्स की है, ठीक है, या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है या ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पर हमने इनको वैल्यू दी हैं। अब हर इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो मालूम हुई है वो 50% चांसेस है कि या तो वो क्लॉकवाइज 50% हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज, जब तक हम एक्सपेरिमेंट उस पर ना कर लें, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर लें कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब वो एक्सपेरिमेंटली कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम वो कर सकते हैं। यानी आप मैग्नेटिक ले आएँ या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को हम देखते हुए तो उसको हम असाइन करते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में हमें बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन on its एक्सेस, ठीक है, कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके बारे में ये बताता है। जो है एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करते हैं कि वाकई इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है और फिर स्पिन कौन सी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके लिए हम क्या अरेंज करते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मौजूदगी में हमें पता चलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अंडर ऑब्जर्वेशन, तो उसकी कौन सी स्पिन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो इसकी स्पिन क्वांटम नंबर यानी हम एस से या एम एस से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये +1/2। अब 1/2 हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास चांसेस हैं कि वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। वो हाफ, क्योंकि एक कुछ टाइम के लिए वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, और कुछ टाइम के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जब हम मालूम करते हैं तो शायद उस वक्त क्लॉकवाइज हो और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज में चला जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, तो हम ये डाउनवर्ड एरो से क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू +1/2 और जो है एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डाउनवर्ड हेड के साथ हम, और या फिर वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है गिवन उसकी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और उसके लिए जो एस या एम एस वैल्यू जो है वो कितनी है? -1/2, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड हेड के साथ, एरो के साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू, और अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की जनरली बात करें तो उसके हम क्या लिखते हैं? एस या एम एस +-1/2। जब तक हमें मालूम नहीं है तो हम दोनों वैल्यू उसके साथ ऐड करें, या तो वो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अब उन इलेक्ट्रॉन की तो एक जैसी भी स्पिन हो सकती है, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम स्पिन के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन हों, ठीक है, इन एन ऑर्बिटल, तो फिर उसको हम कहते हैं पैरेलल स्पिन।
ठीक है। और उसको हम या तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम अगर वो क्लॉकवाइज है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर अपोजिट स्पिन है, ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन की इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, वो अपोजिट स्पिन है तो हम उनको एंटी पैरेलल या पेयर अप भी कह सकते हैं, पेयर अप स्पिन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज है एक इलेक्ट्रॉन की और दूसरे इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज है। अब किसकी एंटी क्लॉकवाइज है या किसकी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम उसको +-1/2 दोनों की लिखते हैं। और अगर हमें मालूम हो जाए कि इसकी क्लॉकवाइज है और इसकी एंटी क्लॉकवाइज है बाय एक्सपेरिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम उनको असाइन कर सकते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की +1/2 है और उसकी -1/2 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, अब जब एक ऑर्बिटल में मौजूद हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो क्या वाकई वो एक ही स्पिन के साथ यानी सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? तो ऐसा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर उनके दरमियान जो ड्यू टू चार्ज रिपल्जन होगा तो वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड उनकी सेम हो जाएगी तो उसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और चार्ज भी सेम है तो सेम चार्जेस बॉडीज़ जो हैं वो रिपेल ईच अदर। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कन्फाइंड होते हैं, आपस में पड़े हुए होते हैं, तो वो किसकी वजह से, वो उनकी एंटी पैरेलल या पेयर ऑफ स्पिन की वजह से होती है, क्योंकि जब वो स्पिन करते हैं विद अपोजिट डायरेक्शन या इन अपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसी ही वजह से वो एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। तो हमेशा ऑर्बिटल में उनकी स्पिन क्या होगी, दो इलेक्ट्रॉन की पेयर अप होगी या एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और जब वो अलग अलग ऑर्बिटल में है यानी Px, Py एंड Pz में पड़े हुए हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर वो सेम स्पिन के साथ हो सकते हैं, तो सबकी एक जैसी भी हो सकती है, क्योंकि अब अलग ऑर्बिटल में है तो वहाँ पर। लेकिन जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इनको ग्रामेटिकली मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद भी प्यारे स्टूडेंट क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका ये एस पोल होगा और इसका ये यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसका इस तरह होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज के साथ इलेक्ट्रॉन हमारा स्पिन कर रहा है, जो गिवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो उसकी ये मैं स्पिन को ज़ाहिर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, वो इस साइड पे नॉर्थ हो जाएगा और इस साइड पे साउथ पोल हो जाएगा। तो इनकी वजह से फिर इनके दरमियान क्या होता है, अगर एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं तो इनके दरमियान अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चार्ज की वजह से रिपल्जन होगी, लेकिन उनके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अट्रैक्शन होगी, और ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो ये जो काउंटर बैलेंस कर लेती है,
किसको, जो उनके दरमियान चार्ज की वजह से रिपल्जन होती है। तो ये एक ही ऑर्बिटल में फिर रह सकते हैं। इसी वजह से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं जब इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है तो वो एक ऑर्बिटल में कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो उनकी स्पिनिंग की वजह से जनरेट होती है, तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं दो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, इसलिए उनके दरमियान क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, जो उनके रिपल्जन की फोर्स ड्यू टू चार्ज, तो वो काउंटर बैलेंस हो जाती है। इसी तरह अगर न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन पड़े हुए होते हैं तो वो भी स्पिन कर रहे होते हैं, और उनकी स्पिनिंग की वजह से उनमें क्या हो रहे होते हैं, अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि उन पर भी सेम चार्ज, लेकिन वहाँ पर भी पेयर अप हो जाते हैं, कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो उनके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया हमारे क्वांटम नंबर, सारे ख़त्म हो गए, चारों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के। इंशाल्लाह अब आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अबाउट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले वाला इजी है, ये बाकी जो तीन है ये थोड़े से आपके लिए डिफ़िकल्ट थे, तो इंशाल्लाह इनको भी हमने आसान वर्ड्स में, आसान कंसेप्ट में हमने आपको समझा दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा फेसबुक पेज भी है, वहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं। थैंक यू।